फरिश्ते खामोशी से बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाथ निचले हिस्से पर रखा हुआ था। चेहरे पर बेचैनी और आंखों में पिछले 7 दिनों की थकन साफ दिखाई दे रही थी। जब दरवाजा खुला और सरबुलंद कमरे में दाखिल हुआ, अंदर आते इसने शर्ट के 2 बटन खोले और सीधा इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज आखिरी रात है फरिश्ते। मुझे तुम्हें हर कीमत पर प्रेग्नेंट करना ही है। आज तो मेरा साथ हर कीमत पर दोगी। मुझे किसी भी तरह की ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। इसकी बात सुनते फरिश्ते घबरा कर उठ बैठी। आंखों में आंसू तैरने लगे। प्लीज साईं, ऐसा मत करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके अंदाज को देखकर फरिश्ते की जान निकलने पर आ गई। सरबुलंद ने इसके करीब बैठते हुए बेतासुर लहजे में पूछा, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? ना बुखार है, ना खांसी, फिर क्या हुआ है तुम्हें? फरिश्ते ने नसें झुका ली, उंगलियां आपस में उलझाते हुए धीमी आवाज में बोली, मेरी नास की सूज गई है, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप आज मेरे करीब आए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। सरबुलंद के चेहरे पर जरा भी नरमी न आई। वो तल्खी से हंसा, भाड़ में जाए तुम्हारी तकलीफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। पूरी हवेली ने मेरी जान खाई हुई है कि हर कीमत पर तुम्हें यहाँ से जाने से पहले प्रेग्नेंट करके जाऊं, वरना वो लोग मुझे वहां भी सुकून से नहीं रहने देंगे। और आज आखिरी रात है। फरिश्ते की आंख से आंसू बह निकला। 7 दिन से आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं साईं। सुबह शाम मैंने कुछ नहीं कहा। आपने जो कहा मैंने माना। कभी आपसे शिकायत नहीं की, मगर आज मत करें, खुदा के लिए मत करें। मेरी हालत बहुत नाजुक है। आई डोंट केयर। सरबुलंद ने फौरन इसकी बात काट दी। नखरे इस शौहर को दिखाए जाते हैं जो बीवी के नखरे बर्दाश्त करे। मुझे ना तुमसे कोई लेना देना है और ना मैं तुम्हारे ये नखरे उठाने वाला हूँ। जो कर रहा हूँ इसे बर्दाश्त करो। फरिश्ते ने बेयकीनी से इसे देखा, जैसे इसके सामने बैठा शख्स वही ना हो जिसके सामने वो गुज़श्ता 7 दिनों से खामोशी से सब कुछ सहती आई थी। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि मैं इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सरबुलंद ने नजरें फेर ली। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि कल मुझे यहाँ से जाना है और जाने से पहले मुझे ये यकीन चाहिए कि तुम मेरे बच्चे की माँ बन चुकी हो। बाकी बातें मेरे लिए बेमायनी हैं, लेकिन अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो। इस बार इसकी आवाज काम गई। सरबुलंद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, इतना सोचने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। फरिश्ते ने आंसू साफ करते हुए सर हिलाया। आपको कैसे मालूम? आपने कभी मेरी तकलीफ समझने की कोशिश नहीं की। बस। सरबुलंद की आवाज सख्त हो गई। मुझे बहस नहीं करनी। फरिश्ते ने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिया। मैं बहस नहीं कर रही साईं, सिर्फ आपसे एक रात की मोहलत मांग रही हूँ। सिर्फ आज मुझे छोड़ दें। अगर मेरी हालत बेहतर हुई तो जो कहेंगे मैं मान लूंगी। सरबुलंद ने इसे चंद लम्हे देखा, मगर इसके चेहरे पर रहम की बजाय वही जिद कायम रही। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए ये कितना जरूरी है। ये कहते वो इसकी गर्दन पर झुक गया था, जबकि वो दर्द से आंखें बंद कर चुकी थी। जानती थी सामने बैठा शख्स सिर्फ एक जालिम मर्द है, जिसे सिर्फ अपनी तस्कीन चाहिए और अपने मर्द होने का सबूत। धीरे धीरे वो इस पर किसी काले बादल की तरह छाता जा रहा था। कई दफा इसने एहतजाज किया, क्योंकि जानती थी कि अगर इसका शौहर इसकी गहराई में उतरा तो इसकी जान निकल जाएगी। मगर कुछ ही देर बाद वो अपना आप इसके सपुर्द कर चुकी थी। जानती थी वो कुछ भी कर ले, सब कुछ बेमायने है। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। इन दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी। वो अपनी जिंदगी बहुत आराम से लंदन में बसर कर रहा था, मगर इसके बाबा मुराद साहब चाहते थे इसकी शादी इनकी भतीजी से, और अपने बाप के हुक्म पर वो महज 7 दिन की रिटर्न टिकट लेकर लंदन से आया था और कल इसकी वापसी थी। घर वालों की डिमांड थी कि इन्हें पोता चाहिए, और इसी वजह से वो इस मासूम को इतनी तकलीफ दे रहा था। इस बात से अनजान कि इसकी गलती कितनी जल्दी इसके लिए सजा बनने वाली है। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। वो मासूम इसके सीने पर ही सरके गहरी नींद सो रही थी। चंद लम्हे वो इसका मासूम चेहरा देखता रहा था। कल रात कितनी दफा इसने एहतजाज किया था, कितना रोई थी, मगर वो जालिम बना
اپنی شدتیں اس پر لٹاتا رہا تھا۔ اس کی گردن پر موجود نشان اور اس کے سینے پر نشان دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سے نظریں چرائی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا تھا اور سیدھا واش روم گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اب تک وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک آخری نظر اس نے فرشتے کے ہوش اڑاتے حسن پر ڈالی تھی اور اپنا سامان لے کر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ معصوم ایک ایسی تکلیف میں تھی جو کسی سے بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ دوپہر کے 3 بجے نصرت بیگم فرشتے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارادہ اس کو ڈانٹنے کا تھا کہ تمہارا شوہر لندن چلا گیا اور تم اسے سی آف کرنے کے لیے کمرے سے باہر تک نہیں آئی، لیکن جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ وہ ابھی تک اس سے غیر حالت میں بستر پر پڑی تھی، جسے کئی گھنٹوں سے اپنے جسم کو سنبھالنے کی سکت بھی اس کے اندر باقی نہ رہی ہو۔ اس کے بدن پر مناسب لباس تک نہیں تھا اور وہ کمبل میں خود کو سمیٹے نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ نصرت بیگم کی نظر اس پر پڑی تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ یا اللہ، میرے بچے نے یہ کیا کر دیا؟ وہ فوراً اس کے قریب گئی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فرشتے بیٹا۔ فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور چہرے کی رنگت ایسی زرد پڑ چکی تھی کہ نصرت بیگم کے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، میں ہوں نصرت۔ فرشتے نے بامشکل پلکیں اٹھائیں۔ امی۔ اس ایک لفظ میں اتنی کمزوری تھی کہ نصرت بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ اتنی بری حالت کیوں ہو رہی ہے تمہاری؟ فرشتے جواب دینے کے بجائے دوبارہ آنکھیں بند کرنے لگی تو اسے لمحے نصرت بیگم کی نظر سفید کمبل پر پڑی جہاں سرخی پھیل چکی تھی۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے گھبرا کر کمبل ایک طرف کیا تو بیڈ شیٹ سے بھی خون سے تر گئی۔ یا اللہ، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ انہوں نے فوراً فرشتے کو دیکھا تو اس کی گردن اور سینے پر پڑے واضح نشانوں نے اس کے دل کو مزید دہلا دیا۔ فرشتے، یہ کیا ہوا ہے؟ فرشتے نے نظریں چرا لی جیسے بولنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ نصرت بیگم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، درد کہاں ہو رہا ہے؟ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی، بہت درد ہے۔ کہاں؟ نیچے۔ وہ شرمندگی اور اذیت سے کانپ گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم پھٹ جائے گا، اٹھا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ نصرت بیگم کا چہرہ فک ہو گیا۔ تمہیں خون بھی آ رہا ہے؟ فرشتے نے بامشکل سر ہلایا۔ رات سے، مگر اب زیادہ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرشتے کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ کیسے بتاتی امی، وہ تو چلے گئے۔ نصرت بیگم چند لمحے سے دیکھتی رہیں، پھر ان کی آواز بھرا گئی۔ میرا بیٹا اتنا بے حس کیسے ہو گیا؟ میں نے کبھی اسے یہ نہیں سکھایا تھا کہ کسی کی ایسی حالت دیکھ کر آنکھیں بند کر لے۔ فرشتے نے کمزور آواز میں کہا، امی ان سے کچھ مت کہنا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ نصرت بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں ابھی بھی اسی کی فکر ہے؟ بیٹا تمہاری حالت دیکھ رہی ہوں میں، تمہیں فوری ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یہ معمولی خون بہنا نہیں لگ رہا۔ فرشتے نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ آہ! نصرت بیگم نے فوراً اسے تھام لیا۔ آرام سے، بالکل آرام سے، جلدی نہیں کرنی۔ وہ اسے سہارا دے کر واش روم تک لے گئیں۔ ہر قدم پر فرشتے کا چہرہ تکلیف سے سکڑ رہا تھا۔ امی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں ہوں نا، میرا سہارا لو، بس تھوڑا سا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد نصرت بیگم نے اسے صاف ہونے اور کپڑے تبدیل کرنے میں مدد دی، مگر جب فرشتے دوبارہ باہر آئی تو چند قدم چلتے اس کے گھٹنے جواب دینے لگے۔ امی، وہ لڑکھڑائی تو نصرت بیگم نے فوراً اسے بازوں سے تھام لیا۔ بس، اب ایک قدم بھی اکیلی نہیں چلنا، میں لے کر جاؤں گی تمہیں۔ وہ اسے سہارا دے کر کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے زریاب شاہ حویلی میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ماں اور فرشتے کو اس حالت میں دیکھتے وہ ٹھٹک گیا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ فرشتے کو کیا ہوا ہے؟ نصرت بیگم کی آنکھوں میں غصے اور آنسو دونوں آ گئے۔ شکر ہے تم آ گئے زریاب، تمہارا بھائی انسان نہیں درندہ ہے۔ زریاب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ امی، ہوا کیا ہے؟ اس معصوم کو اس حال میں چھوڑ کر گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔
इसके लिए खड़ा होना मुश्किल है, जिस्म पर जगह जगह निशान है। और वो इसे यूं ही छोड़कर लंदन चला गया। ज़रियाब ने फरिश्ते की तरफ देखा। वो बेजान सी नुसरत बेगम का सहारा लिए खड़ी थी। अम्मी, आप एक लफ्ज भी मजीद मत कहें, पहले इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। वो फौरन आगे बढ़ा और फरिश्ते को एहतियात से सहारा दिया। फरिश्ते, घबराइए नहीं, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। फरिश्ते ने बामुश्किल कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ज़रियाब की आंखों में गुस्सा उभरा, मगर इसने लहजा नरम रखा। पता है, आप बस हिम्मत रखें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नुसरत बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जल्दी करो बेटा। अम्मी, आप फिक्र न करें, लेडी डॉक्टर से चेक करवाएंगे। वो फरिश्ते को गाड़ी तक ले गया, निहायत एहतियात से इसे बिठाया, फिर नुसरत बेगम के साथ बैठकर अस्पताल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। जबकि पिछली नशिस्त पर आंखें बंद किए फरिश्ते सिर्फ इतना सोच रही थी कि वो आज जिंदा बच पाएगी या नहीं। एक लंबी मुसाफत तय करके वो अस्पताल पहुंच गए थे। ज़रियाब सीधा फरिश्ते को फौरन इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर ने इसकी हालत देखते मजीद सवालात किए बगैर इसे अंदर मुंतकिल करवा दिया गया। अब नुसरत बेगम और ज़रियाब इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी से खड़े थे। दोनों की नजरें बार बार ऐसी दरवाजे पर उठ रही थीं जिसके पीछे फरिश्ते का इलाज जारी था। ज़रियाब के ज़हन में बार बार बचपन की वही मासूम सी लड़की घूम रही थी जो बरसों से इसके घर का हिस्सा थी। सरबुलंद तो 20 बरस की उम्र में लंदन चला गया था, मगर ज़रियाब ने फरिश्ते को अपने सामने बड़ा होते देखा था। इसकी शरारतें, इसकी मासूम बातें, इसकी छोटी छोटी खुशियां सब इसके लिए हमेशा खास रही थी। मगर आज इसे इस हाल में देखकर इसके दिल में ये भी भाई के लिए गुस्सा और नफरत उतर रही थी। या अल्लाह, इसने ये क्या कर दिया। ज़रियाब ने बेख्तियार मुठ्ठियां भींच ली। नुसरत बेगम ने आंसू पूंछते हुए इसे देखा। ज़रियाब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ज़रियाब ने तल्खी से इनकी तरफ देखा। अम्मी, आज ये बात मत कहीं, मैंने अपनी आंखों से फरिश्ते की हालत देखी है। नुसरत बेगम ने सर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम था वो इतना जालिम बन जाएगा। अगर वो ऐसा जुल्म करने का इरादा रखता था तो मैं कभी अपनी मासूम सी बेटी की शादी इसके साथ ना करवाती। ज़रियाब सख्त जवाबी कारी करते इसे लम्हे लम्हे इमरजेंसी का दरवाजा खोला और डॉक्टर बाहर आ गए। दोनों फौरन इनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर साहिबा, फरिश्ते कैसी है? ज़रियाब ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर संजीदा लहजे में बोली, अभी इसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन इसे काफी चोट लगी है और खून भी खासी मिकदार में जाया हुआ है। नुसरत बेगम का चेहरा जर्द पड़ गया। खून? लेकिन वो इतनी देर से वहां थी। डॉक्टर ने इन्हें देखते हुए कहा, हमने ट्रीटमेंट शुरू करते ही खून बहने को कंट्रोल करने की कोशिश की है और जरूरी तिबी निगहदाश्त दी है। फिलहाल इसकी हालत मुस्तहकिम है, लेकिन इसे बहुत आराम की जरूरत होगी। ज़रियाब ने फौरन पूछा, ये सब हुआ कैसे डॉक्टर? डॉक्टर चंद लम्हे खामोश रही, फिर मोहतात अंदाज में बोली, अंदर फरिश्ते ने हमें बताया कि इसे पहले काफी तकलीफ थी, मगर कल रात इसने अपने शौहर को करीब आने से मना भी किया था क्योंकि इसे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इसके बावजूद इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम हुआ, जिसके नतीजे में इसके पहले से मुतासरा हिस्से को मजीद चोट पहुंची और खून बहना बढ़ गया। नुसरत बेगम ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। या अल्लाह, डॉक्टर ने मजीद कहा, मैं वाज़ेह कर दूं, ऐसी हालत में जब मरीजा को दर्द, सूजन या खून आ रहा हो, इज़्दिवाजी ताल्लुक से मुकम्मल परहेज जरूरी होता है। इस वक्त इसका जिस्म पहले ही तकलीफ में था, मजीद दबाव ने सूरत हाल खराब कर दी। हमने खून बहने को रोकने के लिए इलाज किया है। इसे ड्रिप लगाई गई थी क्योंकि वो कमजोरी और खून की कमी का शिकार है। नुसरत बेगम की आवाज लर्ज गई। डॉक्टर साहिबा, आपका शौहर तो लंदन चला गया है, अब कई महीनों बाद ही वापस आएगा। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। ये तो और भी अफसोस की बात है मोहतरमा। आपको अपने बेटे को समझना चाहिए था कि बीवी की रजामंदी और सेहत को नजरअंदाज करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इस लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगर बरवक्त इसे अस्पताल न लाया जाता तो खून का ज्यादा ज़िया खतरनाक साबित हो सकता था। वो आपका बेटा है। इन्होंने सर हाँ में हिलाया तो डॉक्टर अफसोस से बोली, माओ का फर्ज होता है अपनी औलाद को ये बात समझाना कि आने वाली लड़की इंसान है, जानवर नहीं। मगर अफसोस ऐसा कभी होता ही नहीं है। नुसरत बेगम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे।
ज़रिया फौरन बोल उठा, डॉक्टर साहिबा मेरी माँ को कसूरवार मत ठहराएं। सरबुलंद कोई बच्चा नहीं है, 28 साल का बालिग आदमी है। इसे खुद समझना चाहिए था कि वो क्या कर रहे। आप बस मुझे ये बताएं कि अब फरिश्ते कैसी है। डॉक्टर के लहजे में कुछ नरमी आई। अब काफी बेहतर है, हमने फौरी इलाज कर दिया, लेकिन अब इसे बहुत एहतियात की जरूरत है। ड्रिप मुकम्मल होने के बाद अगर इसकी हालत इस तरह मुस्तहकिम रही तो आप इसे घर ले जा सकते हैं, मगर इसे मुकम्मल बेड रेस्ट देना होगा। कोई जिस्मानी मुशक्कत नहीं, और सबसे अहम बात यह है कि जब तक डॉक्टर इजाजत ना दे अज़दवाजी ताल्लुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा खून आए, शदीद दर्द हो, चक्कर आए या कमजोरी बढ़े तो फौरन अस्पताल वापस लाइएगा। ज़रियाब ने फौरन सर हिलाया। जी डॉक्टर साहिबा, मैं खुद ख्याल रखूंगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के जाने के बाद ज़रियाब ने नुसरत बेगम की तरफ देखा तो वो वहीं बेंच पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। ज़रियाब, मेरी बच्ची ने क्या कुछ सहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सरबुलंद ने ऐसा किया ही क्यों है? ज़रियाब भी अपनी आंखों में आए आंसू न रोक सका। वो माँ के बराबर बैठ गया और आहिस्ता से इनका हाथ थाम लिया। अम्मी, अभी रोने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें फरिश्ते के साथ खड़ा होना है। नुसरत बेगम ने आंसुओं के दरमियान से देखा, क्या वो मुझे कभी माफ करेगी? ज़रियाब ने गहरी सांस ली। वो आपसे नाराज नहीं होगी अम्मी, मगर सरबुलंद को अपने किए का जवाब जरूर देना होगा। नुसरत बेगम ने आंखें बंद कर ली और बस इतना कह सकी, काश मैं इसे पहले समझा पाती। ज़रियाब ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब जो होना था हो गया अम्मी, अब हम फरिश्ते को मजीद अकेला नहीं छोड़ेंगे। नुसरत बेगम ने सर हाँ में हिलाया था और वही बैठे बैठे वो एक मजबूत फैसला भी ले चुकी थी। रात को अस्पताल से वापस आने के बाद नुसरत बेगम ने फरिश्ते को कमरे में आराम से लटा दिया था और तब से मुसलसल इसके पास ही थी। कभी दवा देती, कभी पानी पूछती और अब अपने हाथों से इसे खाना खिला रही थी। चंद लम्हों बाद इन्होंने हाथ रोक लिया और बहुत आहिस्ता से बोली, फरिश्ते, एक बात पूछूं तुमसे? इसे नजरें उठाकर इन्हें देखा। जी अम्मी, कहें। नुसरत बेगम ने कुछ देर इसके चेहरे को देखा, जैसे सवाल करने से पहले खुद को मजबूत कर रही हूँ। फिर धीमी आवाज में पूछा, मुझे सच बताना, कल रात जब सरबुलंद तुम्हारे पास आया था, क्या तुमने इसे मना किया था? फरिश्ते के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास वहीं रुक गया। इसे नजरें झुका ली और कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मैंने बहुत मना किया था अम्मी। वो समझाया था इन्हें। इसकी आवाज भर आ गई। मैंने कहा था कि आज मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मगर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही कि अगर इन्होंने मेरी बात ना मानी तो मेरी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, लेकिन इसकी आवाज टूट गई और आंखों से आंसू बहने लगे। नुसरत बेगम ने फौरन पलट कर प्लेट इसकी तरफ रखी और इसका हाथ थाम लिया। बस बेटा, रोना मत, मुझे सिर्फ सच जानना है। फरिश्ते ने आंसू साफ किए, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नुसरत बेगम ने कुछ देर उसे देखा, फिर दिल के हाथों मजबूर था या इसके पीछे कोई और बात थी। फरिश्ते ने नम आंखों से इनकी तरफ देखा। इनका कहना था कि घर वाले इन पर औलाद का दबाव डाल रहे हैं। नुसरत बेगम का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? सब ये कह रहे थे कि वो लंदन जाने से पहले मुझे प्रेग्नेंट करके जाएं। इनका कहना था कि अगर वो मुझे माँ बनाकर गए तो घर वाले इन पर मजीद दबाव नहीं डालेंगे। नुसरत बेगम के हाथ बेख्तियार ढीले पड़ गए। वो चंद लम्हे बिल्कुल खामोश रहीं, जैसे फरिश्ते के अल्फाज ने इनके अंदर कोई दरवाजा खोल दिया हो, जिसके पीछे इनकी अपनी गलती खड़ी थी, क्योंकि इस ख्वाहिश में इनका भी हिस्सा था। इन्होंने भी अपने बेटे से औलाद की बात की थी, मगर इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी एक ख्वाहिश किसी मासूम लड़की की सेहत और इज्जत को इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। इनकी आंखों से आंसू निकल आए। फरिश्ते, इन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। फरिश्ते ने हैरत से इन्हें देखा। आप क्यों माफी मांग रही हैं अम्मी? नुसरत बेगम ने इसका हाथ दोनों हाथों में ले लिया, क्योंकि शायद मैं भी इस सब की जिम्मेदार हूँ। मैंने भी अपने बेटे से औलाद की ख्वाहिश की थी, मैंने भी इसे जल्दी करने को कहा था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी तकलीफ को नजरअंदाज कर देगा। फरिश्ते ने कुछ कहना चाहा, मगर नुसरत बेगम ने नरमी से इसे रोक दिया। नहीं, आज मुझे तुम्हारी बात सुननी है। इन्होंने इसकी उंगलियां से हिलाते हुए पूछा। फरिश्ते, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहती हो जो दूसरों की बात को तुम्हारी सेहत और तुम्हारी मर्जी से ज्यादा अहमियत है? फरिश्ते का चेहरा अचानक बुझ गया। इसने सर झुका लिया। अम्मी, मुझे नहीं मालूम।
घबराओ मत। नुसरत बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारे सामने इस वक्त तुम्हारी माँ बैठी है, सिर्फ तुम्हारे शौहर की माँ नहीं। मुझे सच बताओ, दिल में जो है वो कहो। फरिश्ते के जब्त का बंधन टूट गया। जो सलूक इन्होंने 7 दिन मेरे साथ रखा था, कोई जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता अम्मी। मैं हर रात डरती रही हूँ, हर बार खुद को समझाती रही कि शायद आज वो मेरी तकलीफ समझ जाएंगे, मगर वो नहीं समझे। मैं अब थक गई हूँ। नुसरत बेगम ने इसके आंसू साफ किए। क्या तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई मोहब्बत बाकी है? फरिश्ते ने फौरन जवाब दिया, बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिर बहुत आहिस्ता से बोली, मुझे सिर्फ खौफ याद आता है अम्मी, मोहब्बत नहीं। मुझ में हिम्मत नहीं है कि इस रिश्ते को आगे कामयाब रख सकूं। नुसरत बेगम का दिल भर आया। उन्होंने इसे अपने सीने से लगा लिया। बस अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत सह लिया। अब अपनी माँ पर भरोसा रखो। फरिश्ता ने सिसकते हुए पूछा, आप क्या करेंगी? नुसरत बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो भी फैसला करूंगी तुम्हारे हक में करूंगी। इस बार किसी घर, किसी रिश्ते और किसी की ख्वाहिश से पहले तुम्हारी जिंदगी देखी जाएगी। फरिश्ते ने खामोशी से सर हिला दिया। नुसरत बेगम ने इसे पानी पिलाया, कंबल दुरुस्त किया और प्यार से बोली, अब आराम करो, तुम्हें सेहतयाब होने, बाकी सब बातें बाद में होंगी। फरिश्ते ने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में थकन के बायस सो गई। नुसरत बेगम काफी देर इसके सर पर हाथ फेरती रही, फिर झुककर इसकी पेशानी चूमी और धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बच्ची को कोई दोबारा तकलीफ नहीं देगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी, मगर इस बार इनके दिल में सिर्फ सरबुलंद की मां होने का एहसास नहीं था, एक ऐसी औरत का दुख भी था जिसे पहली मर्तबा अंदाजा हुआ था कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने किस मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। और अब वो सब कुछ ठीक करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 दिन बाद नुसरत बेगम कई मर्तबा सरबुलंद को फोन कर चुकी थी, मगर हर बार घंटी बजने के बाद कॉल खुद ही मुनक़ते हो जाती और इनके हाथ में पकड़ा मोबाइल खामोश हो जाता। आखिरकार इन्होंने थक कर आंखें बंद की और चंद लम्हे सोचने के बाद मोबाइल दोबारा उठाया। उंगलियां कांप रही थी, मगर इस बार दिल में एक फैसला मजबूत हो चुका था। इन्होंने पैगाम लिखना शुरू किया, बेटा, तुम शायद इसलिए मेरी कॉल नहीं उठा रहे कि तुम्हें लगता है मैं तुमसे फरिश्ते के हक की भीख मांगूंगी। तो ये बात अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए मैसेज कर रही हूँ कि फरिश्ते किसी और को चाहने लगी है, इसलिए इसे तलाक दे दो। यकीन करो, यही तुम्हारे और इसके हक में बेहतर होगा। पैगाम मुकम्मल करके इन्होंने इसे चंद लम्हे देखा, जैसे दिल आखिरी बार इन्हें रोक रहा हो। फिर इन्होंने सेंड का बटन दबा दिया, मोबाइल एक तरफ रखा और आंखें बंद कर ली। मगर आंखें बंद करते फरिश्ते का चेहरा सामने आ गया, इसकी कमजोर आवाज, आंखों में खौफ और वो सवाल जो बार बार खौफ से पूछ रही थी कि क्या इन्होंने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ इंसाफ किया था। इनकी आंख के कोने से आंसू बह निकला, या अल्लाह, मेरी बच्ची के हक में जो बेहतर हो वही करना। दूसरी तरफ लंदन में सरबुलंद अपने दफ्तर में काम में मसरूफ था जब मोबाइल पर आने वाले पैगाम की आवाज ने इसकी तवज्जो तोड़ी। इसने बेदिली से फोन उठाया, मगर माँ का नाम देखते माथे पर शिकन आ गई। पैगाम खोला तो चंद सतरें पढ़ते इसका चेहरा बदल गया। ये क्या बेहूदगी है? इसने बेख्तियार मोबाइल मेज पर दे मारा, मगर अगले लम्हे दोबारा उठा लिया, जिसे यकीन करना चाहता हो कि इसने सही पढ़ा है। फरिश्ते किसी और को चाहने लगी है। इसके अंदर जैसे कुछ जल उठा था। शादी को भी चंद दिन ही हुए थे और इसकी माँ इसे बता रही थी कि इसकी बीवी किसी दूसरे मर्द को पसंद करने लगी है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसने दांत भींचते हुए कहा, 10 दिन भी नहीं हुए और इसे तलाक चाहिए। इसके जहन में पिछले 7 दिनों के मनाजिर एक एक करके उभरने लगे, मगर गुस्से ने हर ख्याल को दबा दिया। वो मेरी बीवी है और अब वो किसी और को अपने लिए मुंतखब करेगी। इसने फौरन अपने मैनेजर का नंबर मिलाया। कॉल उठते ही सख्त लहजे में बोला, आज ही पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवाओ, मुझे वापस जाना है। मैनेजर ने कदरे हैरत से कहा, सर, आज की फ्लाइट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मैं भी चेक करवाता हूँ। सरबुलंद की आवाज अचानक गरजी, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि आसानी से मिलेगी या नहीं, जितनी जल्दी हो सके करो। मुझे आज के आज पाकिस्तान पहुंचना है। जी सर, मैं भी देखता हूँ। कॉल खत्म हुई तो सरबुलंद अपनी जगह से उठा और चंद कदम चलकर दोबारा रुक गया। गुस्सा इसके चेहरे से साफ जाहिर था, वो किसी और को चाहती है। ये ख्याल इसे अंदर तक
चुभ रहा था। हालांकि चंद दिन पहले तक ही ये शादी इसे अपने गले का फंदा लगती थी। वो खुद इसे एक बोझ समझता रहा, मगर अब जब किसी दूसरे मर्द का तस्वुर इसके ज़हन में आया तो उसकी अना इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तलाक चाहिए इसे। वो तल्खी से मुस्कुराया। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। कुछ देर के बाद मोबाइल बजा। मैनेजर की कॉल थी। सर, टिकट बुक हो गया, आज रात की फ्लाइट है। सरबुलंद ने मुख्तसर जवाब दिया। ठीक है। फोन बंद करके वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ा, अलमारी खोली और जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगा। बेशक इसके हाथ कपड़े समेट रहे थे, लेकिन जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, फरिश्ते किसी और की कैसे हो सकती है। इसे भी मालूम नहीं था कि पाकिस्तान वापसी पर इसे जिस हकीकत का सामना करना था वो इसके गुस्से से कई ज्यादा तल्ख थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। अगले दिन रात के 2 बजे फरिश्ते गहरी नींद में थी कि अचानक इसे अपने वजूद के गिर्द किसी की गिरफ्त महसूस हुई। नींद और थकन के बायस पहले तो इसे लगा शायद ये महज कोई ख्वाब है, मगर अगले लम्हे किसी के जिस्म की हरारत इसके करीब महसूस हुई तो इसकी आंख फौरन खुल गई। इसने घबराकर पलट कर देखा और अगले लम्हे इसके मुंह से चीख निकल गई। साईं बिस्तर पर इसके बराबर सरबुलंद बैठा था। इसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। फरिश्ते खौफ के मारे फौरन पीछे हटी, मगर उठते जिस्म के निचले हिस्से में ऐसी शदीद तकलीफ उठी कि इसके कदम लड़खड़ा गए और वो बिस्तर से नीचे बैठ गई। दोनों हाथ बेख्तियार अपने निचले हिस्से पर रख लिए। आह! इसकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि सरबुलंद इसे घूर कर देख रहा था। वो भीगी हुई आवाज में बोली, आप यहाँ कैसे आ गए? सरबुलंद ने इसे घूरते हुए कहा, किस मर्द को पसंद कर लिया तुमने? मेरे जाने के सिर्फ 3 दिन बाद ही। और इतनी हिम्मत भी आ गई कि मेरी माँ के जरिए मुझे कहलवाया जा रहा है कि तुम किसी और को चाहती हो। फरिश्ता ने दर्द से कांपते हुए सर उठाया। मैंने किसी को नहीं चाहा। तो फिर मेरी माँ ने झूठ क्यों बोला? मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा, मगर मैंने किसी दूसरे मर्द का नाम तक नहीं लिया। सरबुलंद बिस्तर से उतरकर इसके करीब आया। तलाक चाहिए तुम्हें? फरिश्ता ने खौफ से पीछे होते हुए कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपके साथ मजीद नहीं रह सकती। वो तल्खी से हंसा, यानी बात वही है, तुम्हें तलाक चाहिए? फरिश्ते ने आंखों में आंसू ले लिए। हाँ, क्योंकि मैं आपने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती मजीद गहरी हो गई। आज तुम्हें एक बार फिर अपनी मर्दानगी का सबूत देता हूँ, फिर खुद पूछूंगा कि तलाक चाहिए या नहीं। ये कहते वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ा तो फरिश्ते ने फौरन दोनों हाथ आगे कर दिए। खबरदार साईं, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाए तो मैं चीख चीख कर पूरी हवेली जमा कर लूंगी। सरबुलंद रुक गया। मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी आवाज आंसुओं से भीग गई। आपको पता भी है आप क्या हाल करके गए हैं मेरा? मैं अस्पताल में थी साईं, मेरे जिस्म से खून बह रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे मुकम्मल आराम चाहिए और आप आज फिर मेरे सामने खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सरबुलंद ने सख्त लहजे में कहा, मेरे सामने बुलंद आवाज में मत करो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हक रखता हूँ। फरिश्ते की आंखों में पहली बार खौफ के साथ गुस्सा भी उभरा। बीवी जरूर हो, लेकिन इससे पहले एक इंसान भी हूँ। आपने मेरे जिस्म को अपनी मर्जी समझ लिया है, मेरी तकलीफ को नखरा, मेरे एहतजाज को जिद। मगर अब नहीं, अपने शौहर से इस लहजे में बात करोगी। जब शौहर अपनी बीवी की जान की परवाह न करे तो वो हक भी खो देता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। सरबुलंद ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे मेरे हकूक सिखाओगी? फरिश्ते दीवार से जा लगी। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे करीब मत आए, मैं अभी भी तकलीफ में हूँ। अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी है तो मुझे आज मजीद मत तोड़ें। इस समय बाहर से कदमों की आवाज आई और दरवाजा अचानक खुल गया। ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ। वो रात को पानी पीने के लिए उठा, मगर कमरे से बुलंद आवाजें सुनकर फौरन इधर आ गया। सामने का मंजर देखते इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। भाई, सरबुलंद ने पलट कर इसे देखा और गुस्से से धारा, तुम्हें तमीज नहीं है किसी शादीशुदा औरत के कमरे में इस वक्त दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? ज़रियाब एक कदम आगे बढ़ा। इसकी नजरें फरिश्ते के आंसुओं और खौफजदा चेहरे पर थीं। मुझे तमीज मत सिखाओ, पहले ये बताओ कि तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? वो मेरी बीवी है, ये कमरा मेरा है, तो मैं इसमें क्यों मौजूद नहीं होऊंगा? इसकी बात सुनकर वो धारा, बीवी है तुम्हारी रखेल नहीं, जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाने का वजूद समझ रहे हो।
सरबुलंद ने गुस्से में इसका गिरेबान पकड़ लिया। अपनी हद में रहो ज़रियाब ने इसका हाथ झटक दिया और इसका गिरेबान पकड़ते हुए दांत भींच कर बोला, बेगैरत इंसान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इसे बेहाल छोड़कर चले गए। तुम्हारी वजह से लड़की अस्पताल पहुंची, इसका खून जाया हुए मौत के मुंह में चली गई थी। ये तुम मर्द के लाने के लायक नहीं हो। सरबुलंद ने इसे पीछे धकेला। मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज और नहीं। बीवी है तो क्या इसकी जान तुम्हारी मलकियत हो गई? ज़रियाब की आवाज बुलंद हो गई। तुम्हें मालूम भी है ये 3 दिन कैसे गुजरे हैं? इसने तुम लंदन में बैठे अपनी मर्जी करते रहे और ये यहाँ दर्द से तड़पती रही। सरबुलंद गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे और मेरी बीवी के दरमियान बोलने का कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ से। जब तुम इसकी मर्जी और सेहत दोनों रोन दो तो मुझे हक है। ये लड़की हमारे घर का फर्द है, ज़रियाब ने जवाब दिया। और अगर तुमने इससे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। बस, सरबुलंद हारा, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। ज़रियाब एक कदम और आगे बढ़ा। नाम तो तुम्हारा सरबुलंद है, मगर आज तुमने खुद को जिस मुकाम पर खड़ा किया वहां तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। इस लम्हे दरवाजा दोबारा खुला और नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। दोनों बेटियों को एक दूसरे के सामने देखकर इनकी आवाज गूंज उठी, बस दूर हटो। दोनों एक दूसरे से, वो भी शोर की आवाज से ही जागी थी। दोनों रुक गए। नुसरत बेगम ने पहले ज़रियाब को देखा, फिर सरबुलंद की तरफ पलटी। सरबुलंद, मेरे कमरे में आओ। अभी? सरबुलंद ने एक लम्हे के लिए माँ को देखा, फिर खामोशी से फरिश्ते की तरफ नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। नुसरत बेगम फौरन इसके पीछे चली गई, जबकि ज़रियाब कुछ लम्हे वहीं खड़ा फरिश्ते को देखता रहा। इसकी आंखों में गुस्सा अब भी था, मगर फरिश्ते के चेहरे पर खौफ देखकर लहजा नरम हो गया। घबराना मत, मैं बाहर हूँ। फरिश्ते ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके अपने आंसू पूंछ लिए और ज़रियाब भी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद नुसरत बेगम के कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सरबुलंद सामने सोफे पर चेहरे पर शदीद गुस्सा लिए बैठा था, जबकि वो बेड पर बैठी मुसलसल से घूर रही थी। आखिरकार सरबुलंद ने खामोशी तोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, ज़रियाब को किसने हक दिया मेरे और मेरी बीवी के मामले में मुदाखलत करने का? किसकी इजाजत से वो रात के इस पैर मेरी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ? आप कुछ कहेंगे इस बारे में या मैं खुद इससे हिसाब लूं? इसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़े। ये तरबियत करें आप इसकी। नुसरत बेगम ने सर्द आंखों से इसे देखा। तुम्हें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ज़रियाब तुम्हारे कमरे में आया, ये नजर नहीं आया कि वो वहां क्यों आया था? सरबुलंद के माथे पर बल मजीद गहरे हो गए। मुझे किसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे कमरे में रात 2 बजे दाखिल हुआ, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मुदाखलत की, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है वो औरत मेरे निकाह में। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा, खास करके मर्द को, कि इस पैर वो मेरे कमरे में आए। बर्दाश्त? नुसरत बेगम की आवाज में दुख उतर आया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम जिस लड़की को अपनी बीवी कह रहे हो, तुम इसे किस हाल में छोड़ कर गए थे? सरबुलंद चला में खामोश रहा, मगर फिर सख्ती से बोला, अम्मी, मैं अपना फर्ज अदा करके गया था। नुसरत बेगम के चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ उभरा। फर्ज? तुम इसे मौत के मुंह में पहुंचा कर गए थे और कह रहे हो कि तुम अपना फर्ज अदा करके गए थे? तुम्हें एहसास है तुम बोल क्या रहे हो? शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे? आज जो ज़रियाब तुम्हारे कमरे में था और एक ढाल की मानंद तुम्हारी बीवी के सामने खड़ा हुआ था, वो इसलिए क्योंकि इस ज़रियाब ने देखा था कि तुम्हारी बीवी किस तरह दर्द से तड़प रही थी। इसका खून बह रहा था, वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। ज़रियाब ने सुना था कि अगर इसे मजीद देर से अस्पताल पहुंचाया जाता तो सूरत हाल जानलेवा हो सकती थी, और तुम आगे से कह रहे हो कि तुम अपना फर्ज अदा करके गए थे। ये है तुम्हारा फर्ज? सरबुलंद ने बेचैनी से करवट बदली। आपने तो मुझ पर दबाव डाला था कि लंदन जाने से पहले से हमला करके जाऊं। पूरी हवेली यही चाहती थी। मैंने से वही किया जो मुझसे कहा गया। नुसरत बेगम यकदम खड़ी हो गई। लानत है तुम पर। सरबुलंद, मर्द कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। मैंने तुमसे औलाद मांगी थी, ये नहीं कहा था कि एक मासूम लड़की की जान खतरे में डाल दो। सरबुलंद भी गुस्से में खड़ा हो गया। अब सारा इल्जाम मेरे सर पे मत डालें। अम्मी, आप सबको सिर्फ नतीजा चाहिए था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, और तुमने भी ये नहीं सोचा कि इसे क्या सहना पड़ेगा। नुसरत बेगम की आवाज कांप रही थी। इसने तुम्हें मना किया था, है ना? सरबुलंद की नसें एक लम्हे के लिए झुकी, मगर फौरन दोबारा सख्त हो गई। वो मेरी बीवी है,
ये जवाब नहीं है, नुसरत बेगम चीख उठी। वो इंसान है सरबुलंद, इसका जिस्म है, इसकी मर्जी है, इसकी तकलीफ है। सरबुलंद ने दांत भींच लिए। बस करें अम्मी। नुसरत बेगम ने गहरी सांस ली और कदरे पुरसकून मगर फैसला कौन लहजे में बोली, अब बेहतर यही है कि तुम इसे तलाक दे दो। मैं इसके लिए एक और फैसला कर चुकी हूँ। सरबुलंद की आंखों में फौरन सख्ती आ गई। ज़रियाब। नुसरत बेगम खामोश रही तो वो तल्खी से हंसा। मुझे ये ख्याल आया था आप चाहती हैं कि मैं फरिश्ते को तलाक दूं और फिर आप इसकी शादी ज़रियाब से कर दें। हाँ, नुसरत बेगम ने साफ लफ्जों में कहा, क्योंकि वो कम अज कम औरत को इंसान समझता है, इसकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तरबियत सही तरह नहीं कर पाई। सरबुलंद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि मैं इसे तलाक दूंगा। सरबुलंद, नहीं अम्मी, इसने बात काट दी। वो मेरी बीवी है और मैं इसे हर कीमत पर अपने निकाह में रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नुसरत बेगम ने बेयकीनी से इसे देखा। तुम अब भी अपनी जिद पर कायम हो? तुम्हें इसकी हालत देखकर भी रहम नहीं आया? रहम की बात नहीं है, सरबुलंद ने सर्द लहजे में कहा, बात मेरी बीवी की है। तुम बहुत गलत कर रहे हो सरबुलंद, नुसरत बेगम ने दुख से कहा, और याद रखना इस गलती की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सरबुलंद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बेपरवाही से कहा, भाड़ में जाए कीमत और भार में जाए सब कुछ। अब मैं यहीं आ गया हूं तो इसे अपनी बीवी बनाकर रखूंगा, चंद महीने यहीं रहूंगा। नुसरत बेगम ने पीछे से पुकारा, बेटा जिद में इतना आगे मत जाओ कि वापसी का रास्ता न बचे। सरबुलंद एक लम्हे को रुका मगर पलटा नहीं, सिर्फ सर्द लहजे में बोला, वापसी का रास्ता मैंने खुद चुना अम्मी। ये कहते हुए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि नुसरत बेगम वहीं खड़ी इसे जाते देखती रही। फिर आहिस्ता से बेड पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। या अल्लाह, ये लड़का अपनी जिद में खुद को भी बर्बाद कर देगा और मेरी बच्ची को भी। नहीं, अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि फैसला क्या सिमत लेगा। वो हर कीमत पर सरबुलंद से फरिश्ते को अलग करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें साफ नजर आ रहा था कि अब सरबुलंद ज़रियाब को नीचा दिखाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि मासूम सी फरिश्ते को तकलीफ देगा, और यही बात इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। फरिश्ते फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो अगला लम्हा इसके लिए जानलेवा साबित हुआ था। सरबुलंद बिस्तर पर लेटा हुआ इसकी तरफ देख रहा था। ऐसे देखते फरिश्ते के कदम जैसे जमीन में जम गए। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। इसका दुपट्टा भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो बिस्तर से उठा और सख्त निगाहों से इसे देखते हुए बोला, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? मेरी बीवी होते हुए किसी दूसरे मर्द के ख्वाब देखने लगी हो। फरिश्ते ने कांपते हुए कहा, सरबुलंद, मेरे बारे में ऐसी बात मत करें। मैंने किसी को पसंद नहीं किया। वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ा। तो फिर कल मेरी माँ को ये क्यों कहा तुमने कि मुझसे छुटकारा चाहिए? और कल रात मेरे सामने किस खुशी में चीख रही थी तुम? फरिश्ते की आंखें भर आई। मुझे खुशी से नहीं चीख रही थी, मैं खौफ से चीख रही थी। मुझे लगा था आप दोबारा मेरे करीब आएंगे, इसलिए मैं डर गई थी। सरबुलंद के चेहरे पर सख्ती आ गई। अपने शौहर से इस तरह बात करने की तुम्हें इजाजत किसने दी? फरिश्ते ने पहली बार नजरें उठाकर इसे देखा। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। आप मेरे शौहर जरूर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं। तुम्हें फैसला करने का हक किसने दिया कि रिश्ता खत्म होगा या नहीं? इसकी आवाज में गुस्सा था। तुम मेरी बीवी हो, जो मैं चाहूंगा तुम्हें वही करना होगा। फरिश्ते का दिल जैसे इस जुमले से मजीद टूट गया। मैं इंसान हूँ, कोई जर खुरीद गुलाम नहीं हूँ जिस पर आप जब चाहें अपना हक जता लें। आपने मुझे इस हालत तक पहुंचाया कि मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं कई घंटे दर्द में रही और आज भी मेरे जिस्म में इतनी तकलीफ है कि ठीक से चल नहीं सकती। आपको फिर से सिर्फ अपना हक याद है। सरबुलंद कुछ कहने लगा मगर वो रुकी नहीं। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपको बार बार मना किया था, आपके सामने रोई थी, आपसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको शौहर का वो मुकाम दूं जो आपने अपने अमल से खुद खो दिया। सरबुलंद ने जबड़ा भींच लिया। मैंने जो कुछ किया दोबारा नहीं करूंगा। फरिश्ते ने फौरन सर हिला दिया। नहीं, सिर्फ दोबारा ना करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जो कुछ हो चुका है वो मेरे अंदर रह गया। जब भी आप मेरे करीब आते हैं मुझे वही खौफ महसूस होता है, वही रात याद आती है, वही दर्द याद आता है। मैं अब आपसे डरती हूँ। इसके लहजे में इतनी बेबसी थी कि सरबुलंद चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये बात अपने जहन से निकाल दो।
फरिश्ते ने आंखें बंद करके आंसू रोकने की कोशिश की, फिर धीमी मगर वाज़ेह आवाज में बोली, और आप ये बात भी अपने ज़हन से निकाल दें कि मैं अब आपको शोहर का मुकाम दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप दोबारा मुझे हाथ भी लगाएं। सरबुलंद ने हैरत से देखा, तुम मेरी बीवी होकर रोक रही हो? हाँ, फरिश्ते ने पहली बार बगैर झुके जवाब दिया, क्योंकि आप वो किरदार अदा नहीं कर पाए जो एक शौहर को करना चाहिए था। शौहर अपनी बीवी की हिफाजत करता है, इसकी तकलीफ समझता है, इसकी बात सुनता है, इसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं बनाता। सरबुलंद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक तकलीफ दे जज्बा उभरा, मगर वो उसे छुपा गया। चाहती क्या हो तुम? फरिश्ते की पलकों से आंसू टूटकर गालों पर गिरने लगे। आपसे छुटकारा चाहती हूँ। बस मैं इस रिश्ते में मजीद नहीं निभा सकती, और अगर मैं तलाक ना दूं। फरिश्ते ने कांपते हुए कहा, तो मैं सारी जिंदगी आपसे दूर रहूंगी, मगर अपने आप को दोबारा इस खौफ में नहीं धकेलूंगी। सरबुलंद ने इसे गौर से देखा, तुम मुझे इतना बुरा समझती हो? फरिश्ते का जब्त फिर टूट गया। बुरा? आपने मुझे खुद बताया था कि मेरी तकलीफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे कहा था कि आपको सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। फिर आज आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझती हूँ? सरबुलंद खामोश हो गया। फरिश्ते ने आंसू साफ करते हुए कहा, आप मेरे लिए शौहर नहीं रहे सरबुलंद, आप वो शख्स बन गए हैं जिससे मुझे अपनी हिफाजत करनी पड़ती है। ये अल्फाज सीधे इनके दिल पर लगे। वो चंद लम्हे से देखता रहा, जैसे पहली बार इसे इसके अल्फाज के पीछे छुपी अजियत सुनाई दे रही हो। वो खुद को दरिंदा नहीं समझता था, इससे यकीन था कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां कर सकता है, मगर इंसानियत नहीं खो सकता। मगर आज इसी लड़की की आंखों में अपने लिए खौफ देखकर इसके अंदर कुछ टूटने लगा था। इसे नजरें चुरा ली, कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज साथ न दे सके। फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। फरिश्ते ने इसे जाते देखा तो इसके कदम दरवाजे पर एक लम्हे के लिए रुक गए, मगर वो पलटा नहीं, बस भारी आवाज में इतना कहा, मैंने कहा है ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फरिश्ते ने आंखें बंद करके जवाब दिया, लेकिन जो कुछ हो चुका है वो भी तो नहीं मिटेगा। सरबुलंद के कदम जैसे इस जुमले पर एक लम्हे को रुक गए थे। फिर वो कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया, और पहली बार इसके दिल में गुस्से से ज्यादा एक ऐसा बोझ था जिसका नाम शायद पछतावा था। शाम की स्याही चारों जानी फैल चुकी थी। फरिश्ते किचन में खड़ी मुलाजमा को रात के खाने के बारे में हदायत दे रही थी। आज खाना जरा हल्का बनाना, अम्मी ने भी कम खाना है, और मेरी तबीयत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। सब्जी और दाल बना लेना, ज्यादा मिर्चें मत डालना। मुलाजमा ने इस बात में सर हिलाया था कि फरिश्ते को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इसे पलट कर देखा तो जरियाब चंद कदम के फासले पर खड़ा था। कुछ चाहिए आपको जरियाब लाला? जरियाब ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मेरी बात सुन लेंगी? फरिश्ते ने चलना में से देखा, फिर खामोशी से सर हिला दिया। जी कहें। दोनों लाउंज में आकर एक दूसरे के सामने बैठ गए। जरियाब ने बात शुरू करने से पहले इसके चेहरे को गौर से देखा। सबसे पहले ये बताइए, तबीयत अब कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं? किस चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। फरिश्ते ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अब मैं काफी बेहतर हूँ, और कल रात जिस तरह आप मेरे लिए खड़े हुए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप वक्त पर ना आते तो शायद मैं बहुत ज्यादा डर जाती। जरियाब ने फौरन कहा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। चला में वो खामोश है, जैसे असल बात कहना इसके लिए बस आसान ना हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद आपके लिए हैरत अंगेज हो। फरिश्ते के चेहरे पर सवाल उभरा, क्या बात है? जरियाब ने नजरें झुकाकर कहा, आज सुबह ही इस बात का जिक्र अम्मी ने मुझसे किया। दरअसल अम्मी चाहती है कि सरबुलंद और आपकी तलाक हो जाए, और इसके बाद वो आपका और मेरा निकाह करवाना चाहती हैं। फरिश्ते जैसे एक लम्हे के लिए साकित हो गए। इसने जरियाब को देखा, मगर चेहरे पर हैरत से ज्यादा एक गहरी उलझन थी। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ? जी। जरियाब ने फौरन कहा, मैं आप पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता। अम्मी की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर आपकी मर्जी सबसे अहम है। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं खुद अम्मी से बात करूंगा। फरिश्ते ने कुछ देर नजरें झुकाए रखी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मेरे लिए अब किसी भी मर्द पर भरोसा करना आसान नहीं रहा जरियाब लाला। जरियाब खामोश रहा। आपको शायद मालूम नहीं। फरिश्ते की आवाज भर आ गई। बचपन से मेरा नाम सरबुलंद के साथ जोड़ा जाता है। घर के बड़ों की बातें सुनते सुनते मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए दिल में जगह बनाने लगी थी। मैंने तहज्जुद की नमाजों में इनके साथ की दुआएं मांगी थी। मैंने अल्लाह से यही मांगा था कि अगर मेरे नसीब में शादी है तो इन्हीं के साथ हो।
ज़रियाब के चेहरे पर संजीदगी आ गई। फरिश्ते ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा, फिर जब मेरा निकाह इनसे हुआ तो मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की समझ रही थी। मुझे लगा था मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, मगर मेरी वही दुआ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई। इसकी आवाज टूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी का लफ्ज ही मेरे अंदर खौफ पैदा कर देगा। अब जब भी कोई रिश्ता या शौहर का लफ्ज सुनती हूँ तो मुझे वही सब याद आ जाता है। ज़रियाब ने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए फैसला कितना मुश्किल होगा, लेकिन आपको मेरे बारे में अभी कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। फरिश्ते ने इसकी बात काटी, मुझे ये भी नहीं मालूम कि अम्मी आखिर क्या फैसला करेंगी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी शादी आपसे होगी या नहीं। सच कहूं तो अभी मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मजबूत लहजे में बोली, बस एक बात जरूर चाहती हूँ, जो भी मेरे हक में हो वही हो, लेकिन मेरी जिंदगी में सरबुलंद अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान पर मैं भरोसा ही ना कर सकूं, इसके साथ रिश्ता कैसे निभा सकती हूँ। जिस शख्स ने मेरी तकलीफ को तकलीफ समझा ही नहीं, मैं इसे दोबारा अपनी जिंदगी कैसे सौंप दूं। ज़रियाब ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से पूछा, और अगर अम्मी ने मेरे बारे में फैसला किया तो आपका मेरे बारे में क्या ख्याल होगा। फरिश्ते चंद लम्हे खामोश रही, जैसे अपने अंदर बहुत कुछ तोल रही हो। फिर धीरे से बोली, ज़रियाब लाला, मैंने हमेशा अम्मी के फैसले के सामने सर झुकाया। वो मेरे लिए सिर्फ सास नहीं, माँ है। अगर इन्होंने मेरे हक में आपका फैसला किया तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात चाहूंगी। ज़रियाब ने फौरन पूछा, क्या। मुझसे कभी किसी चीज के लिए जबरदस्ती मत कीजिएगा। मैं शायद फौरन किसी रिश्ते को दिल से कबूल ना कर सकूं, मुझे वक्त लगेगा। ज़रियाब ने संजीदगी से सर हिलाया, मैं वादा करता हूँ आपको जितना वक्त चाहिए होगा मिलेगा। फरिश्ते ने हल्का सा सर झुकाया, शुक्रिया ज़रियाब लाला, ये कहकर वो उठकर कमरे की तरफ चली गई। ज़रियाब वहीं बैठा से जाता देखता रहा। इन दोनों को मालूम नहीं था कि लाउंज के दरवाजे की ओट में खड़ा सरबुलंद इनकी पूरी गुफ्तगू सुन चुका था, और इसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर जैसे फरिश्ते के एक एक लफ्ज ने इससे गुस्से को अंदर से तोड़ दिया। इनके साथ के लिए मैंने तहज्जुद में दुआएं मांगी थी, मगर अब वो इंसान मुझे नहीं चाहिए। इसके अल्फाज जहर की तरह थे। वो अपनी जिद और अना में एक मासूम लड़की को बुरी तरह तोड़ चुका था, मगर अब वो फैसला ले चुकी थी कि कुछ भी करेगा लेकिन इसकी जिंदगी को एक नया रुख देगा। यही सोचकर वो घर से निकल गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था। एक हफ्ता बीत गया। आज मामूल का दिन था। फरिश्ते अपने कमरे में खामोश बैठी थी, जब चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। इनके हाथ में चंद कागजात थे और चेहरा गैर मामूली तौर पर जर्द था। वो आहिस्ता से फरिश्ते के पास आकर बैठी और इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की। फरिश्ते ने हल्का सा सर हिलाया, पहले से बेहतर हूँ अम्मी। फिर इसने गौर से नुसरत बेगम का चेहरा देखा, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है। नुसरत बेगम ने जवाब देने के बजाय वो कागजात इसके सामने रख दिए। चंद लम्हे ने देखती रही, फिर भारी आवाज में बोली, फरिश्ते, सरबुलंद तुम्हें तलाक देकर लंदन चला गया। ये तलाक के कागजात हैं बेटा, दस्तखत कर दो। फरिश्ते को लगा जैसे किसी ने अचानक इसके सीने के अंदर से सांस खींच लियो। इसकी नजरें कागजात पर जम गई, उंगलियां बेख्तियार कांपने लगी। तलाक। इसके होंठों से सिर्फ यही लफ्ज निकला। नुसरत बेगम ने इसका हाथ थामना चाहा, मगर वो चंद लम्हे साकित बैठी रही। आंखों के सामने वही शख्स घूम गया जिसके नाम की दुआएं इसने तहज्जुद में मांगी थी, जिसे कभी अपना नसीब समझकर खुश हुई थी और जिससे अब हमेशा के लिए दस्तबरदार होना था। आंखों में आंसू भराए, मगर इसने इन्हें पलकों से रोक लिया, जैसे खुद को टूटने की इजाजत नहीं देना चाहती हो। फिर खामोशी से सामने रखकर कलम उठाया और एक एक करके कागजात पर दस्तखत कर दिए। हर दस्तखत के साथ इसे महसूस हुआ जैसे इसके अंदर मौजूद कोई आखिरी उम्मीद भी मिटती जा रही है। कलम रखते हुए इसे नजरें झुका ली। नुसरत बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। इसने जाते हुए कहा था, अगर मुमकिन हो तो इसे माफ कर देना। फरिश्ते की पलकें भीग गईं। नुसरत बेगम की आवाज भी लर्ज गई। वो बहुत रोया था फरिश्ते, इसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। बार बार कह रहा था कि इसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और शायद वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। फरिश्ते ने आंखें बंद कर ली, मगर आंसू बह निकले। वो चला गया। हाँ बेटा, हमेशा के लिए तो नहीं, फिलहाल जरूर, वो एक बात कहकर गया। नुसरत बेगम ने इसका हाथ दबाया। वो चाहता है कि अगर तुम राजी हो
تو میں تمہاری شادی زریاب سے کروا دوں، لیکن میں تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گی۔ تمہارے پاس پورے 3 ماہ 10 دن ہے، آرام سے سوچو، اپنے دل سے پوچھو اور پھر مجھے جواب دینا۔ میں اب تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتی۔ فرشتے نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ نصرت بیگم نے اس کی پیشانی چومی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے فرشتے کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بستر پر جھک کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ بچپن میں ماں باپ چلے گئے تھے، آج وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا جسے اس نے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا ہی نہیں، صرف ایک ایک کر کے سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آنسو بھی تھک گئے، مگر دل کا درد کم نہ ہوا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ 3 ماہ 10 دن کی عدت مکمل ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس درمیان وہ صرف روتی رہی تھی، لیکن ایک شکوہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ فرشتے لاؤنج میں خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے تھی جب زریاب آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک لمحے کو چونکی، مگر زریاب کو دیکھ کر خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ زریاب نے نرم لہجے میں پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت اب ٹھیک ہے؟ فرشتے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، معذرت چاہتا ہوں، پورے 1 ہفتے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ فرشتے نے دھیرے سے سر ہلایا، کوئی بات نہیں، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ زریاب نے گہری سانس لی، آپ کو معلوم ہے نا، امی اگلے ہفتے ہمارا نکاح کروا رہی۔ فرشتے نے سر ہاں میں لایا، پھر کچھ توقف کے بعد پوچھا، کیا آپ راضی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کسی دباؤ میں آ کر تو یہ شادی نہیں کر رہے۔ زریاب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، نہیں فرشتے، میں اپنے فیصلے کسی کے کہنے پر نہیں لیتا۔ وہ پہلی بار پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگے۔ زریاب نے آہستہ سے کہا، میں زندگی کے کچھ سچ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بچپن سے پسند کرتا ہوں، شاید یہ بات کبھی آپ کو معلوم نہ ہو، کیونکہ گھر میں سب آپ کا نام سربلند بھائی کے ساتھ جوڑتے تھے، اور اسی لیے میں اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لایا۔ میں نے سوچا تھا شاید یہی میرا نصیب ہے، مگر جب وہ رشتہ ختم ہو گیا اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی محبت کو حلال رشتے میں پا سکوں، تو میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ فرشتے اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ زریاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ اور بھائی کا رشتہ شاید اس لیے نہیں چل سکا کہ میں آپ کو اپنی نمازوں میں مانگتا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو مانگا تھا، مگر کبھی آپ کے نصیب پر اپنا حق نہیں جتایا۔ آج اللہ نے اگر مجھے موقع دی ہے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ فرشتے کافی دیر خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، مجھے آج سمجھ آیا کہ مجھے سربلند کیوں نہیں ملے۔ زریاب نے حیرت سے اسے دیکھا، کیوں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، کیونکہ شاید میری دعاؤں میں وہ یقین نہیں تھا جو آپ کی دعاؤں میں تھا۔ میں نے انہیں مانگا تھا کیونکہ بچپن سے ان کا نام میرے ساتھ جوڑا گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ محبت ہو گئی اور مجھے لگا یہی میری خوشی ہے۔ اللہ نے میری دعا قبول بھی کی، مگر شاید اس دعا میں میرے حق کے لیے خیر نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ جاتے ہوئے معافی مانگ کر گئے ہیں۔ میں چاہتی تو انہیں معاف کر سکتی تھی، لیکن معاف کرنا اور دوبارہ اسی رشتے میں لوٹ جانا 2 الگ چیزیں ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ جو انسان خود کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھتا ہے وہ خود کو ساری زندگی تکلیف میں نہیں رکھتا، اس لیے میں نے وہ رشتہ ختم کیا۔ زریاب خاموشی سے سنتا رہا۔ فرشتہ نے نظریں جھکا لی، اور اب اگر میں آپ سے رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہوں تو صرف اس لیے نہیں کہ امی چاہتی ہیں۔ میں نے ان 3 ماہ 10 دن میں آپ کو بہت سوچا ہے، میں نے آپ کے رویے کو دیکھا، بچپن سے آج تک آپ کو جانا۔ آپ نے کبھی میرے فیصلے پر قبضہ نہیں کیا، کبھی میری مرضی کو اپنی خواہش سے کم نہیں سمجھا۔ بس میری ایک امید ہے۔ زریاب نے فوراً کہا، کہیے، میرا دل کبھی مت توڑیے گا۔ زریاب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں مر جاؤں گا مگر آپ کو جان بوجھ کر کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں آپ کا شوہر بننا چاہتا ہوں، مالک نہیں۔ آپ میری ذمہ داری ہوں گی، میری ملکیت نہیں۔ فرشتے نے پہلی بار دل سے مسکرا کر سر جھکا لیا، پھر مجھے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ ہے۔ زریاب نے دھیرے سے کہا، اور میں ہر دن اس بھروسے کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی پچھلے زخموں والی نہیں تھی، اس میں ایک نئے آغاز کا سکون تھا۔